हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसमें देखिए जो चैप्टर है 3 पार्ट्स में है। 3 पार्ट्स में मतलब 3 अलग अलग स्टोरीज इसमें है। एक है बेकर फ्रॉम गोवा और वही वाली इसमें हम देखने वाले हैं आगे। कुर्ग और टी फ्रॉम असम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर कौन होते हैं? जो बेकिंग का काम करते हैं, जैसे कि ब्रेड्स बनाने का या बिस्किट्स, केक्स वगैरह, वो सब बेकर होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग बेकर्स देखेंगे जो ब्रेड बनाते थे गोवा में। किस समय पर? जब पोर्टुगल्स, जो पहले हमारे देश में, आज गोवा आज इंडिया का हिस्सा है ना, पहले भी था, बट उससे बीच में क्या हुआ था, 1500s के टाइम में पोर्टुगीज़ ने गोवा को अपने कब्जे में ले लिया था और काफ़ी समय तक पोर्टुगीज़ के कब्जे में ही गोवा रहा था। तो उस समय पर किस तरीके से वहाँ पे ब्रेड बनाई जाती थी उसके बारे में ये चैप्टर है। तो दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज। तो गोवा के एक गाँव का एक पूरा पोर्ट्रेट है, बताया गया है कि किस तरीके का गाँव था और वहाँ पे वो जो बेकर था किस तरीके से काम किया करता था और कैसे जो बेकर था वो पूरी की पूरी सोसाइटी का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old पोर्टुगीज़ डेज़। तो हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, हम उनसे काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं रेमिनिसाइज करते हुए। रेमिनिसाइजिंग नॉस्टैल्जिकली मतलब थिंकिंग फॉन्डली अबाउट पास्ट, मतलब काफ़ी पुराने समय को कि वाओ कितना अच्छा वो समय था, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। इस तरीके की बातें इनके एल्डर्स किया करते हैं जो पोर्टुगीज़ डेज़ के बारे में। द पोर्टुगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, पोर्टुगीज़ के बारे में। और जो उनके लोव्स ऑफ ब्रेड होते थे, लोव्स मतलब बिग पीस ऑफ ब्रेड, जैसे कि काफ़ी बड़े बड़े। अब तो हम देखते हैं काफ़ी छोटे छोटे से ब्रेड्स आते हैं, बट उस टाइम पर इनके पोर्टुगीज़ ब्रेड जो होते थे काफ़ी बड़े बड़े से होते थे। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. तो eaters of loaves का मतलब है जो पोर्टुगीज़ लोग थे वो इस तरीके की ब्रेड खाते थे। आज वो हमारे देश में नहीं है, गोवा में आज पोर्टुगीज़ नहीं रहते हैं, मगर जो बेकर्स थे वो आज भी गोवा में मौजूद हैं। We still have almost amongst us the mixers, molders and those who bake the loaves. आज भी हमारे साथ हम लोगों के बीच में मिक्सर्स हैं। मिक्सर्स मतलब जो क्या करते हैं, फ्लोर जो आटा होता है ना उसको मिक्स करते हैं। मोल्डर्स मतलब आटे को गूंदने का, डो करने का काम जो करते हैं और उससे ब्रेड के जो लोफ्स बनाते हैं, आज भी वो बेकर्स वहाँ पर मौजूद हैं गोवा में। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टिस फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। तो एज ओल्ड मतलब काफ़ी पुरानी जो फर्नेस हैं, भट्टियाँ हैं जिसमें ब्रेड बनाई जाती थी, वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, आज भी वहाँ पर गोवा में मौजूद हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड। तो मतलब इसका ये मतलब है कि आज भी वो भट्टियाँ जो हैं वो पूरी तरीके से बंद नहीं हुई हैं, उनकी फायर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हर्डलिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। तो ये बताते हैं कि जो सुबह का टाइम हुआ करता था, थर्ड का मतलब होता है एक सडन हैवी सी साउंड जो है। जिंगल एक म्यूजिकल साउंड होती है और हर्डलिंग का मतलब होता है अनाउंसिंग, बोलते हुए। तो ये कहते हैं कि सुबह सुबह जो बेकर थे वो साउंड थर्ड पर जैसे कि डंडा ज़मीन पे मारते हुए एक जिंगलिंग की साउंड सी निकालते हुए आया करते थे मॉर्निंग में। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। तो जो पहले ज़माने में इस तरीके से ब्रेड बेचने वाले सुबह सुबह आया करते थे, आज भी कुछ जगहों पर देखा ये जा सकता है। मे बी द फादर इज़ नॉट बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है शायद उनके आज फादर ना रहे हो जिन्होंने बेकरी का बिजनेस स्टार्ट किया हो, मगर उनके जो बेटे हैं, सन्स हैं, वो आज भी इस बेकरी के बिजनेस में लगे हुए हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा। तो ये जो बेकर्स हैं ना, इनको आज भी गोवा में पेडर्स के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग अर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी अ फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। तो ये कहते हैं कि जब ये बचपन में गोवा में रहते थे तो जो बेकर्स होते थे ना, इनके दोस्त होते थे, कंपेनियन साथी, गाइड मतलब इनको मार्गदर्शन देने वाले हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। और जो बेकर थे वो कम से कम दिन में 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग ग्राउंड। तो सेलिंग ग्राउंड जब मॉर्निंग पे निकलते थे ना बेचने के लिए, उस समय पर इनके घर के पास से निकलते थे जो बेकर थे। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टी हिज ह्यूज बास्केट। और जिस बास्केट में
बड़ी सी बास्केट में ब्रेड होती थी, सुबह सुबह वहाँ से निकलते थे ब्रेड को बेचने के लिए, और जब वापस आते थे तो वो जो बास्केट था जिसमें ब्रेड होती थी वो काफ़ी खाली होता था, मतलब पूरी तरीके से खाली हो चुका होता था, सारी ब्रेड बिक चुकी होती थी। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बेम्बू वोक अप अस फ्रॉम स्लीप एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम। तो जो जिंगलिंग थर्ड था ना, जो डंडा बजाते हुए हल्की सी जिंगल की साउंड सी, जैसे घंटी वगैरह की साउंड होगी, वो निकालते हुए जब ये आते थे, और डंडा कौन सा होता था, बेम्बू का, बेम्बू के पेड़ का। तो वो जब आते थे सुबह सुबह तो उसके थड से जो वो ठप ठप बजाते थे डंडे को, उससे बच्चों की नींद खुल जाती थी और वो फटाफट सड़क पे बाहर भाग जाते थे उससे मिलने के लिए जो ब्रेड बेचता था। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, वो जो लोफ का लव था, मतलब जो ब्रेड का लोफ इनको बहुत टेस्टी लगता था, उसकी वजह से जाते थे? ये कहते हैं नहीं, नॉट एट ऑल। द लोफ्स वर बॉट बाय सम पैस्कीन और बैस्टीन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। तो लोफ तो भाई जो पैस्कीन और बैस्टीन जो है इनकी सर्वेंट्स के नाम थे, वो खरीदती थी। व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली। तो ये क्या पसंद करते थे? लोफ्स तो जो है बड़े लोगों के लिए होता था, बच्चे जो ना वो ब्रेड बैंगल्स कुछ होते थे, जैसे ब्रेड के छोटे टुकड़े टाइप के, वो बच्चों को पसंद होते थे, बच्चे उनको खाते थे। तो बच्चे उनको देखने के लिए फटाफट सुबह सुबह भागते थे, केयरफुली उनको चूज़ करते थे। सम टाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कई बार क्या होता था, ये जो ब्रेड बैंगल्स होते थे कई बार मीठी मीठी सी होती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ इट्स स्पेशली मेड बेम्बू स्टाफ। तो बेकर जो है वो एंट्री करता था ना, जब मतलब आता था जिस भी जगह, वो झंग 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 करते हुए आता था, एक जैसे कि म्यूजिकल साउंड निकालता हो, इस तरीके से आता था। और जो उसका बेम्बू स्टाफ का मतलब है एक लंबा सा डंडा, इस तरीके से लंबा सा पोल जो डंडा होता है उसको बेम्बू स्टाफ बोलते हैं। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड द बेम्बू ऑन द ग्राउंड। तो एक हाथ से तो सर पर वो जो ब्रेड के लोफ होते थे ना बास्केट में, उसको पकड़े रहता था, और एक हाथ से ज़मीन पर वो डंडा मारता रहता था ताकि सबको पता लग जाए कि ब्रेड बेचने वाला आ गया है। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। तो जो लेडी ऑफ द हाउस होती थी, मतलब घर की जो पर्सन, जैसे कि मदर होती थी बच्चों की, उनको वो गुड मॉर्निंग बोलता था क्योंकि वो उनसे ब्रेड खरीदती थी। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बो। तो जो वर्टिकल ऐसे करके इस तरीके से जो बैम्बो था उसके ऊपर अपनी बास्केट रख देता था। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। और हम बच्चे जो मतलब बिल्कुल भीड़ लगाए रहते थे उसके आसपास, हम लोग को माइल्ड रिब्यूक मतलब हल्की सी, रिब्यूक का मतलब होता है स्कोल्ड या फिर डांट, हल्के सा डांट करके हम लोग को साइड कर दिया जाता था और घर के सर्वेंट्स जो हैं वो ब्रेड खरीद लेते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, हम लोग गिव अप नहीं करते थे, हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। तो हम लोग क्या करते थे कि जब हम लोग को साइड भी हटा दिया जाता था उसके बाद भी हम लोग क्या करते थे कि थोड़ी ऊपर की जगह चढ़ जाते थे और हम पीक करते थे, मतलब झांकते थे कि क्या क्या है उस बास्केट में। Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves। तो राइटर कहते हैं कि पता नहीं कैसे बट मैं आज भी उसको रिकॉल कर सकता हूँ, याद है मुझे लोव्स की जो फ्रेगरेंस है, ब्रेड लोव्स की। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो लोव्स जो होते थे वो बड़े लोगों के लिए होते थे और जो बैंगल्स होती थी ना, ब्रेड होती थी छोटी ब्रेड, वो बच्चों के लिए होती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आर टीथ और वॉश आर माउथ प्रॉपरली। हम लोग मतलब इसकी भी फिक्र नहीं करते थे कि हम ब्रश कर लें अच्छे से अपने दांतों को या फिर अपना मुंह धो लें। वाई शुड वी, हमें क्यों करना चाहिए। वी वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। हम क्यों मतलब मैंगो लीफ को तोड़ें और फिर उसको अपने दांतों को उसे साफ करें। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल। तो भाई ये नेसेसरी ही क्यों था, क्या करते हम लोग दांतों को साफ करके। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। टाइगर कभी भी अपने दांत नहीं, है ना, ब्रश नहीं करता अपने दांतों को टाइगर। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। हॉट टी जो है वो सब कुछ दांत और सब आराम से साफ कर ही देगी, है ना, तो हमें ब्रश करने की ज़रूरत ही क्या थी। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। तो मैरिज में जैसे कि शादियों में जो गिफ्ट दिए जाते हैं, गिफ्ट के साथ एक मीठी ब्रेड होती थी जिसको बोल कहते थे, वो ज़रूर दी जाती थी। जस्ट एज पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। तो पार्टी अगर कोई कर रहे हैं या कोई फीस्ट, कोई उत्सव भी बना रहे हैं, तो बिना ब्रेड के तो वो हो ही नहीं सकता, उसका चार्म ही नहीं रहेगा कुछ उसमें, अगर पार्टी बिना ब्रेड के हो जाए तो। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो भाई ये सब देख
तरीके की पार्टी हो, शादी हो, हर चीज़ में बेकर की तो ज़रूरत है ही, मीठी ब्रेड बनाने के लिए या ब्रेड बनाने के लिए। लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। तो जो भाई लेडी ऑफ द हाउस है ना, लेडी ऑफ द हाउस मतलब जो सबसे, जैसे कि आपकी मदर आपकी लेडी ऑफ द हाउस है ना, घर की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन या मदर जो भी है। तो इस तरीके से जो लेडी ऑफ द हाउस है, अगर उसकी डॉटर की इंगेजमेंट है तो उसको सैंडविचेस बनाने पड़ेंगे। केक्स एंड बोलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस। तो केक्स और बोलिनहास जो है क्रिसमस पे ज़रूरी हैं, एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, दूसरे त्योहारों में भी केक्स बोलिनहास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो बेकर की फर्नेस यानी कि भट्टी, ये केक और ये बुल्हीना और ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ बनेंगी, ये बेकर की फर्नेस में ही तो बनेंगी, बेकर की भट्टी में बनेंगी। तो बेकर्स फर्नेस का होना गाँव में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ peculiar ड्रेस नोन एज कबाई। तो जो बेकर या ब्रेड सेलर होता था उसकी एक अलग सी ड्रेस होती थी जिसका नाम होता था कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज। तो सिंगल पीस का एक फ्रॉक जैसा होता था जो बिल्कुल नीज तक यानी कि घुटनों तक जाता था, है ना। इन आर childhood we saw bakers wearing a shirt and a trouser which were shorter than full length ones and the longer than the half pants। फिर कहते हैं हमने अपने बचपन में जो बेकर्स होते थे उनको हाफ पैंट से थोड़ी सी लंबी पैंट पहने हुए देखा था। इवन टुडे अगर कोई भी इस तरीके की हाफ पैंट पहनता है जो कि उसकी एल्बो मतलब नीज से थोड़ी नीचे जाती हैं, तो हम कहते हैं कि ये तो ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पेडर। पेडर यानी कि बेकर जैसा इसने ड्रेस किया हुआ है। द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो मंथ के एंड में जब महीना पूरा हो जाता तो जो सामान बेचता था वो सारा महीने के एंड में पैसे लेता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन द वॉल इन पेंसिल। तो दीवार पर पेंसिल से मंथली अकाउंट रिकॉर्ड किए जाते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। पुराने ज़माने में बेकिंग जो था वो काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, मतलब काफ़ी पैसे इससे कमा सकते थे। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर या उसकी फैमिली कभी भी स्टार्व तो नहीं होती थी, कभी भी भूखे तो वो लोग नहीं मरते थे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। तो बेकर की फैमिली, बेकर के सर्वेंट्स यानी कि उनके नौकर कभी भी मतलब दुखी नहीं दिखते थे, हमेशा खुश और प्रॉस्पेरस, अच्छे से अमीर और खुश हमेशा वो दिखते थे। दे आर प्लम्प फिजिक। प्लम्प फिजिक का मतलब है कि थोड़ा मोटे मोटे से ना, मतलब प्लम्पी सा है, मोटा। प्लम फिजिक जो होती थी बेकर की वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। तो भाई कोई इंसान मोटा कब होगा, जब उसके पास खाने को अच्छे से होगा। खाने को अच्छे से कब होगा, जब उसके पास अच्छे पैसे होंगे। तो जो बेकर्स की प्लम्प मोटी मोटी फिजिक होती थी वो ओपन टेस्टिमनी थी, मतलब पूरा प्रूफ था कि उनको अच्छा वो कमा पाते हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, मतलब ऐसा मोटा सा जिसका पेट होता है उसको अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर टू अ बेकर। तो इतना हलवाई साहब है तो खूब बनाते हैं और खाते भी हैं, मोटी सी थोत फुलाते हैं। तो ये चैप्टर था हमारा बेकर फ्रॉम गोवा, जो हमारा कि गोवा में किस तरीके से पहले बेकरी हुआ करती थी पोर्टुगीज़ रूल के टाइम पर, उसके बारे में हमने इस वीडियो में देख लिया है। अब आगे आने वाला जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट कूर्ग। तो कूर्ग कॉफ़ी के बारे में है तो वो हम देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, अगर आप लोग कहेंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 7, और ये जो चैप्टर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हम लोगों ने पार्ट 1 इसका जो था बेकर्स फ्रॉम गोवा, तो वो हमने देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 2 कुर्ग। तो कुर्ग इज़ अ फेमस कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। तो कुर्ग जो है एक कॉफ़ी की, यहाँ पे कॉफ़ी उगाई जाती है। रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। रेन फॉरेस्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ती है यहाँ के एरिया में, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे मसाले भी उगाए जाते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे सारे वर्ड मीनिंग्स के साथ। तो मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। देखिए मिडवे यानी कि मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। तो मैंगलोर और मैसूर के बीच में एक ऐसी जगह है जिसको हेवन यानी कि स्वर्ग भी कहा जा सकता है, और ऐसा आप कह सकते हैं कि वो सीधा भगवान के घर से आया है, या फिर भगवान के राज्य से ये इलाका सीधा आया हुआ है, जो कि मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटिफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स।
ये जो ज़मीन है, जो रोलिंग हिल है, इस तरीके से रोलिंग हिल ये इनहेबिटेड है। इनहेबिटेड का मतलब है यहाँ पर लोग रहते हैं। वो एक प्राउड रेस है, मतलब एक रेस है। रेस का मतलब होता है जनजाति, वहाँ पर रहने, क्योंकि हर जगह पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनके फिजिकल फीचर्स वो दिखने में अलग अलग होते हैं, है ना। तो अलग अलग होते हैं तो हम उनको रेसेस में क्या डिवाइड कर देते हैं कि भाई इनकी रेस अलग है। तो यहाँ की जो रेस, यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी मार्शल मैन है। मार्शल मैन का मतलब होता है जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, है ना। काफ़ी ताकतवर बहादुर मैन हैं और काफ़ी खूबसूरत औरतें हैं। और यहाँ के जो वाइल्ड क्रीचर्स है यानी कि जंगली जानवर भी यहाँ रहते हैं। कूर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, इज़ द होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। तो कूर्ग या फिर इसको आप लोग कोडागू भी कह सकते हैं। ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे छोटा जिला है कर्नाटक राज्य का, और इसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट है। देखिए एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का मतलब है ऐसा फॉरेस्ट, ऐसा जंगल जिसकी पत्तियां हमेशा हरी रहती हैं, मतलब सारी पत्तियां कभी एक साथ नहीं झड़ती हैं। और यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है तो बारिश भी काफ़ी होती है। यहाँ पे मसाले उगाए जाते हैं और कॉफ़ी उगाई जाती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है ना, मतलब जो जंगल का इलाका है वो 30% डिस्ट्रिक्ट का जंगल ही है। ड्यूरिंग द मानसून, जब बारिश का सीजन होता है, इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। तो बारिश के मौसम में यहाँ पे इतनी बारिश होती है कि विजिटर्स, आने जाने वाले लोग इधर नहीं आते। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। तो जॉय मतलब मज़े करने वाला बहुत ही अच्छा सा जो सीज़न होता है वो सितंबर से लेकर के मार्च तक रहता है। इस समय द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। तो इस समय पर सितंबर से लेकर के मार्च तक का जो मौसम होता है उसमें शार्स मतलब जो बारिश होती है वो काफ़ी परफेक्ट होती है। काफ़ी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत ज़्यादा कम नहीं होती, अच्छी खासी बारिश होती है और मतलब बढ़िया मज़े वाली होती है। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनिवोगेटिंग कॉफ़ी। तो देखिए जो एयर होती है, हवा में, जो बारिश में हवा में बहुत ही प्यारी सी खुशबू होती है यहाँ पर कॉफ़ी की। तो इनिवोगेटिंग जो होता है इसका मतलब होता है फ्रेश। तो इन्वोगेटिंग का फ्रेश मतलब वहाँ पर जो हवा में फ्रेश कॉफ़ी की खुशबू होती है। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। तो एस्टेट का मतलब होता है बिग एस्टेट, ESTAT। एस्टेट का मतलब होता है बिग एरिया या फिर बिग गार्डन। तो कॉलोनियल का मतलब है ब्रिटिश पीरियड के टाइम पर, क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी उगाई जाती थी तो काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स यहाँ पर रहते थे अपने घर बना करके। तो जो ट्री की कैनोपी होती है ना, कैनोपी का मतलब होता है जैसे ये ट्री है, ट्री का जो ये वाला ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ऐसे ऐसे करके ये कैनोपी होती है ट्री की। तो ट्री की कैनोपी के साइड में आप लोगों को काफ़ी सारे ब्रिटिश के कॉर्नर्स, मतलब ब्रिटिश के घर मिल जाएंगे प्राइम कॉर्नर्स में, मतलब एकदम अच्छी अच्छी जगह पे, इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल जगहों पर आपको ब्रिटिशर्स के घर देखने को मिल जाएंगे। The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent। तो fiercely independent, fierce का मतलब, fiercely का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा strong या फिर extremely strong। जो यहाँ पर रहने वाले कूर्ग के लोग हैं वो ऐसा लगता है तो ग्रीस से आए हुए हैं या फिर अरेबिक, ग्रीस के इलाके से आकर के यहाँ बसे हैं या फिर अरब से यहाँ करके बसे हैं। तो ये कूर्गी ड्रेस है, ये वाली जो है फोटो में, ऐसे उनके फेशियल फीचर से लगता है कि वो अरब से या फिर ग्रीस से आकर के यहाँ पर बसे हुए हैं कूर्ग में। सॉरी। एज वन स्टोरी गोज, जैसे कि एक स्टोरी बताती है, पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ। एक स्टोरी के अनुसार अलेक्जेंडर की आर्मी का एक पार्ट जो है वो साउथ की तरफ आ गया था इंडिया में, अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हेयर व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल। तो अलेक्जेंडर की आर्मी का एक पार्ट यहाँ पर आ गया था इंडिया में साउथ की तरफ, और फिर वो वापस नहीं जा पाए, इन पहाड़ियों से बाहर निकल के इम्प्रैक्टिकल हो गया, मतलब यहाँ से जाना बहुत ही बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया। दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज एपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस। और ये जो लोग यहाँ पर रह गए उन्होंने लोकल्स से शादी करी और उनका जो कल्चर है ना वो मार्शल हो गया, मतलब वही बहादुर लड़ाई लड़ने वाला सैनिकों वाला कल्चर इनका हो गया, मार्शल कल्चर हो गया। इन द ट्रेडिशन मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। तो इनके जो मार्शियल ट्रेडिशंस हैं, मैरिज, इनकी शादी करने के तरीके हैं, रिलीजियस राइट्स हैं, मतलब जो धर्म और इनका पूरा तरीका जो है ना चीज़ों को फॉलो करने का, वो हिंदू धर्म से काफ़ी अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम अ लॉन्ग ब्लैक कोट with the embroidered waist belt worn by the
कदुवास। तो इसमें क्या है ना कि भाई अरब कैसे आए, तो इनकी जो ब्लैक कलर की लंबी सी एम्ब्रॉयडरी वाली ये कोट पहनते हैं, ये शायद इसलिए लगता है इन्हें कि अरब से आए होंगे। नोन एज कूपिया, तो ये जो मतलब लंबा सा कोट पहनते हैं जिसके वेस्ट पे कमर पे बेल्ट सी होती है, उसको कूपिया ये कहते हैं। तो ये इस तरीके के कपड़े अरब में पहने जाते हैं, तो ऐसे कहते हैं कि शायद अरब से आए होंगे। इट रिजेंबल्स द कूफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। तो कुर्द और अरब जिस तरीके के कूफिया पहनते हैं वैसे रिजेंबल करता है। कूर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। तो कूर्गी होम्स मतलब कूर्ग के जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ के घर जो हैं वो ट्रेडिशन है वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का। हॉस्पिटैलिटी का ट्रेडिशन, इसका क्या मतलब होता है, देखिए हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है बीइंग अ होस्ट, यानी कि वो आपको, अगर आप मेहमान के तौर पर जाएंगे उनके घर तो आपका अच्छे से वो स्वागत करेंगे। तो वहाँ पर वो आप फिर आपको कहानियाँ सुनाते हैं कि किस तरीके से वेलर का मतलब होता है ब्रेवरी, हिम्मत। न्यूमरस का मतलब बहुत सारी, तो बहुत सारी ब्रेवरी की, बहादुरी की कहानियाँ वो अपने बेटों की और अपने फादर्स की आपको सुनाएंगे। द कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कूर्गी। तो जो हमारी इंडियन आर्मी में भी ना जो ये वाली रेजिमेंट है, रेजिमेंट कौन सा होता है, हमारी जो इंडियन आर्मी है ना वो कई सारे रेजिमेंट्स में डिवाइडेड है, मतलब कई सारे जैसे कि पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसका एक पार्ट कूर्गी रेजिमेंट भी है और ये मोस्ट डेकोरेटेड है। डेकोरेटेड का मतलब होता है इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। और जो हमारे फर्स्ट चीफ थे ना इंडियन आर्मी के, वो भी जनरल करियप्पा थे, वो भी एक कूर्गी थे। इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात हमें पता लगी है। कोडुवाज ही सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऐसे लोग हैं जो बिना लाइसेंस के आर्म्स रख सकते हैं, बिना लाइसेंस के गन रख सकते हैं, कोडुवाज। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। तो जो कावेरी नदी है उसमें पानी आता है हिल से, मतलब पहाड़ियों से, जंगलों से, कूर्ग के जंगल पहाड़ियों से कावेरी नदी में पानी आता है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स, मतलब एक महासीर नाम की एक फिश है, वो भी यहीं पर रहती है कूर्ग के पानियों में। अबाउंड का मतलब होता है प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स, तो काफ़ी सारे लार्ज नंबर्स में, काफ़ी सारे अमाउंट में, मतलब बहुत सारी महासीर फिश आपको कूर्ग के फॉरेस्ट में, वहाँ की नदियों में मिल जाएंगी। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। किंगफिशर एक बर्ड होती है, वो मतलब वहाँ से इनको पकड़ती है, मछलियों को खाती है। वाइल्ड स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप partially eaten fruit from the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। तो इसमें क्या है, जो स्क्विरल्स होती हैं, लंगूर होते हैं, वो जो फ्रूट्स हैं थोड़े थोड़े वो फेंक देते हैं नदियों में और वो रिपल आता है, स्प्लैश मतलब छप करके आवाज़ आती है, ऊपर उठता है पानी। और रिपल का मतलब ऐसे ऐसे करके गोल गोल बन जाता है, वो पानी में आपको देखने को मिलता है। एलिफेंट एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महौत्स। तो जो एलिफेंट होते हैं उनको नदियों में नहाना, और उनके जो महौत होते हैं, वन हु ड्राइव्स एलिफेंट, जो एलिफेंट को पालते हैं या एलिफेंट को चलाते हैं ना, उनको महौत कहते हैं। तो उनके महौत जो एलिफेंट्स के, उनको पानी में नहलाते हैं, उनको साफ़ करते हैं, तो एलिफेंट इसको काफ़ी एंजॉय करते हैं। The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting। तो most laid back जो है इसका मतलब होता है लेज़ी। जो बहुत ही लेज़ी इंडिविजुअल्स भी होते हैं ना, वो भी बदल जाते हैं, जो बहुत ही हाई एनर्जी या फिर एडवेंचर की लाइफ है कूर्ग में, वहाँ पर रिवर राफ्टिंग करके, रिवर राफ्टिंग ना पानी में राफ्टिंग होती है, वो करके बहुत ही लेज़ी लोग भी खुश हो जाते हैं। कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग। तो देखिए ये सब क्या होता है, यहाँ पे हमें बताया गया है। कैनोइंग का मतलब होता है ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो, अ लार्ज नैरो बोट, पतली सी बोट में जो ट्रैवल करते हैं नदी में, उसको कैनोइंग कहते हैं। रैपलिंग होता है गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप। तो मतलब क्लिफ से, किसी ऊंचे से एरिया से आप लोग रोप की मदद से, मतलब रस्सी से नीचे की तरफ जाएं, तो वो होता है रैपलिंग। और फिर आप बाइकिंग माउंटेन पे बाइक भी चलाते हैं, है ना, तो ये सब होता है। आगे बताया गया है न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन द रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर्स। तो बहुत सारे मतलब माउंटेन पे और अलग अलग घूमने के एरियाज़ हैं जहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं, है ना, माउंटेन में ट्रैकिंग कर सकते हैं, तो वो भी जो ट्रैवलर्स आते हैं उनको काफ़ी पसंद आता है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। वहाँ पर आपको बहुत सारी बर्ड्स मिलेंगी, बीज मधुमक्खियाँ मिलेंगी, बटरफ्लाइज मिल जाएंगी, तितलियाँ, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा।
macaws, Malabar squirrels, langur, slender loris keep a watchful eye on the tree canopy। तो मकाओ ये अलग अलग टाइप के जानवर होते हैं, मकाओ हो गया और मालाबार स्क्विरल्स है ना, लंगूर, स्लेंडर लॉरेस, ये अलग एनिमल्स हैं। तो आप लोग को ये एनिमल्स पेड़ों पे बैठे हुए मिल जाएंगे। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल्स। तो ये जो राइटर हैं कहते हैं मैं तो भाई वाइल्ड एनिमल्स से थोड़ा सा दूर ही हो जाता हूँ, जंगली जानवरों से। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इन टू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। तो आप लोग अगर ब्रह्मगिरी हिल पर चढ़ेंगे तो आपको पैनोरामिक व्यू आपके फ़ोन में भी होता है, उसका मतलब होता है आप पैनोरामिक पे क्लिक करेंगे ना तो कमरे का या फिर आपके जहाँ भी एरिया है जिस जगह पर भी उसका काफ़ी ब्रॉड व्यू आपको मिल जाता है। एंटायर मिस्टी लैंडस्केप मतलब जो भी लैंडस्केप है, एरिया है कुर्ग का पूरा, आपको अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ेंगे तो कुर्ग का काफ़ी इलाका आपको देखने को मिल जाएगा। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसारगढ़मा। तो अगर आप लोग रोप ब्रिज से जाएंगे तो 64 एकड़ का एक आइलैंड है निसारगढ़मा, वहाँ पर पहुँच जाएंगे। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मोंक्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिबेतियन सेटलमेंट एट नियर बाय लेकोपी इज़ अ बोनस। तो इंडिया की सबसे बड़ी जो बुद्धिस्ट सेटलमेंट है वो भी कुर्ग के पास ही बाय लेकोपी पे आपको मिल जाएगी। द मॉन्क्स इन रेड ऑक एंड येलो रोब्स आर अमंग्स द मैनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। तो इसमें अगर कोई जो बाहर से आता है इंडिया की हार्ट, इंडिया की सोल देखना चाहता है तो ये जो मंक्स होते हैं, ये जो साधु आप कह सकते हैं, बुद्धिस्ट मंक्स होते हैं, ये आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ऑकर मतलब होता है गोल्डन येलो या फिर गोल्डन ब्राउन कलर, रोब्स मतलब ड्रेसेस पहने हुए, और आपको पूरी इंडिया की सोल, इंडिया की आत्मा वहाँ देखने को मिल जाएगी। अब फैक्ट फाइल में हम लोग को क्या बताया गया है ये भी देख लेते हैं। मदिकेरी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इज़ द ओनली गेटवे टू कुर्ग। तो कुर्ग जाने के लिए आपको मदिकेरी से जाना पड़ेगा। द मिस्टी हिल्स, लश फॉरेस्ट, कॉफ़ी प्लांटेशन विल कास्ट अ स्पेल ऑन यू। तो मतलब जो इतनी ज़्यादा हिल्स है वहाँ पे, इतना अच्छा फॉरेस्ट है आप पे, और कॉफ़ी के प्लांटेशन है, कॉफ़ी की खुशबू आती है, आप पे एक जादू सा कर जाएगा। फाइंड अ रिसोर्ट, कॉफ़ी एस्टेट और स्टे इन होम फॉर अ ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस। रिसोर्ट में, कॉफ़ी एस्टेट में जहाँ पे कॉफ़ी उगाई जाती हैं वहाँ पर जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाय एयर द नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है मैंगलोर है 135 किलोमीटर, बेंगलोर है 260 किलोमीटर। फ़्लाइट्स जो हैं मैंगलोर तक जाती हैं, मुंबई से, बेंगलोर से, अलग अलग एरिया से। रेल से आप लोग जो है मैसूर, मैंगलोर, हसन से जा सकते हैं। बाय रोड जो है कूर्गा, बेंगलोर से जा सकते हैं, और 250 बहुत ज़्यादा मतलब लंबा डिस्टेंस है। और अदर रूट्स जो हैं वो बता रखे हैं, मतलब यहाँ पे फैक्ट फाइल में आप लोग को रास्ता बता रखा है किस तरीके से आप लोग कुर्ग तक जा सकते हैं। तो अगर लाइफ में कभी टाइम मिलेगा या मन करेगा तो ज़रूर जाइएगा। पढ़ के तो काफ़ी अच्छा लगा, मैं तो कभी गई नहीं हूँ, बट मेरा भी मन कर रहा है इतनी सारी बातें सुन के, पढ़ के इनके बारे में ना, ये वहाँ जाने का। तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट जो है, मतलब कुर्ग वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो टी प्लांटेशन ऑफ असम है उसको। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 7 का जो थर्ड पार्ट है, टी फ्रॉम असम, उसको। तो प्रांजल, a youngster from Assam is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjol's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjol has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. तो प्रंजोल जो है एक यंगस्टर है, मतलब एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, असम में, वो असम का रहने वाला है। और राजवीर जो है वो प्रांजोल का क्लासमेट है दिल्ली में। तो प्रांजोल के जो फादर हैं ना, वो एक मैनेजर हैं टी गार्डन में असम में। तो प्रांजल अपने फ्रेंड राजवीर को इनवाइट करता है कि भाई समर वैकेशन में तुम हमारे साथ चलो और असम के टी गार्डन्स देखना। चाय गरम, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। तो चाय गरम मतलब गरम चाय है ले लो। तो वेंडर जो सेलर होते हैं ना, चाय बेचने वाले, वो हाई पिच में, तेज़ आवाज़ में बोल रहे होते हैं। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड। वो उनकी विंडो पर आते हैं, जैसे कि ट्रेन में होंगे तो उनकी विंडो पर आते हैं और बोलते हैं, चाय साहब, गिव अस 2 cups। प्रांजल सेड। तो प्रांजल कहते हैं कि 2 कप दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। स्टीमिंग हॉट लिक्विड का मतलब है बहुत ही ज़्यादा
स्टीमिंग मतलब भाप निकलता हुआ जो वो चाय थी उसको वो सिप करते हैं, यानी कि एकदम से घूंट मारते हैं। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू, और लगभग हर ही कोई उनके कंपार्टमेंट में चाय पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। तो राजवीर कहता है डेली 80 करोड़ चाय के कप पिए जाते हैं पूरी दुनिया में। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। तो प्रांजल बोलता है कि हाँ, मतलब टी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में ही, है ना। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, तो ट्रेन जो है वो स्टेशन से अब आगे बढ़ गई। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, तो प्रांजल फिर से बरीड हिज नोज इन डिटेक्टिव बुक अगेन का मतलब है वो फिर से अपनी वो जो डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था उसमें एक तरह से पूरा घुस गया। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, राजवीर भी आर्डेंट फैन होता है, मतलब काफ़ी पसंद करता है डिटेक्टिव मतलब कि क्या होगा आगे, वो जो थी ना मिस्ट्री वाली डिटेक्टिव स्टोरीज में। बट एट द मोमेंट ही वॉज ईनर टू ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, बट अभी उसको जो कीनर था, मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड था ब्यूटीफुल सीनरी जो दिख रही थी, मतलब ट्रेन के बाहर जो इतना खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा था उसमें अब राजवीर काफ़ी इंटरेस्टेड था। इट वॉज ग्रीन है एवरीवेयर, हर तरफ हरा भरा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने इससे पहले कभी भी इतनी ग्रीनरी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस, फिर जो सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड्स थे मतलब जो हरे हरे चावल के खेत थे, अब वो चावल के खेत से अब क्या आने लगे थे, किसके खेत आने लगे थे, टी बुशेस के, मतलब जो चाय की छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, बुशेस होते हैं, वो आने लगे थे। इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू, मैग्निफिसेंट मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत व्यू था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स ऑफ अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, तो इतना मतलब प्यारा बहुत ही सुंदर व्यू था अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, मतलब जो पहाड़ियाँ थी उसमें काफ़ी पेड़ वगैरह लगे हुए थे। अ सी ऑफ टी बुशेस मतलब टी बुशेस जो चाय के जो होते हैं ना पौधे होते हैं वो बहुत ही हर तरफ बहुत ही प्यारे तरीके से फैले हुए थे और बहुत ही मतलब आईज को काफ़ी खुशी देने वाले थे। जैसे डॉर्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज, डॉर्फिंग देखिए डॉर्फ का मतलब होता है जो छोटा होता है हाइट में, तो जो टी प्लांट है वो हाइट में छोटा होता है, छोटे छोटे टी प्लांट्स के साइड में काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ भी वहाँ पर थे। एंड एडमिट्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, तो फिर वहाँ पे बुशेस थे और ऑर्डरली रोज में मतलब बिल्कुल सीधी सीधी रोज में ऐसे सीधी सीधी लाइंस में वहाँ पे मूव्ड लाइक डॉल लाइक फिगर्स, मतलब जैसे डॉल जैसे कोई फिगर्स हो, जैसे कोई डॉल हो, इस तरीके की फिगर्स वहाँ पे हमें देखने को मिल रही थी। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, फिर उसके आगे एक बहुत ही गंदी सी बिल्डिंग थी जो चिमनीज होती है ना ऐसे करके उसमें से बिलो आउट हो रही थी, मतलब फ्लो बिलोइंग मतलब होता है फ्लोइंग आउट, बाहर की तरफ चिमनी में से धुआं निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, तो राजवीर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर के एकदम से बोलता है कि देखो यहाँ पर टी गार्डन है। प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न एंड बॉट अप ऑन द प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट, क्योंकि अब प्रांजल ने तो बचपन से टी प्लांटेशन ही देखा था तो उसको कोई इतनी ज़्यादा कोई एक्साइटमेंट लगी नहीं टी प्लांटेशन को दोबारा से देखने के लिए। टी प्लांटेशन का क्या मतलब है, देखिए प्लांटेशन ना किसी एरिया में अगर बहुत बड़े एरिया में एक ही फसल उगाई जाती है ना तो उसको प्लांटेशन हम बोलते हैं। बहुत बड़े एरिया में अगर टी उगाई जा रही है, चाय उगाई जा रही है तो वो टी प्लांटेशन हो गया। ऑन दिस ठीक है हाँ, तो प्रांजल तो वहीं पे बॉर्न हुआ होता है तो उससे ज़्यादा कुछ एक्साइटमेंट होती नहीं है, तो राजवीर बड़ा एक्साइट हो जाता है क्योंकि वो पहली बार देखता है। Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. तो ये कहते हैं कि अभी तो बिल्कुल चाय का ही देश है क्योंकि असम जो है वो लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टी की प्लांटेशन होती है ना एक जगह, मतलब बहुत ज़्यादा टी की प्लांटेशन एक साथ असम में ही होती हैं। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू लाइफ टाइम, तो तुम इतने सारे असम में गार्डन्स देखोगे कि तो पूरी ज़िंदगी के लिए मतलब समा जाएगा जैसे तुम्हारे मन में। आई हैव बीन रिगार्डिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, सॉरी रिगार्डिंग नहीं, आई हैव बीन रीडिंग, राजवीर सेड, तो राजवीर कहता है
टी के बारे में मैं बहुत कुछ आजकल पढ़ रहा था। नो वन रियली नोज़ हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स। तो राजवीर कहता है कि मैंने टी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रहा था, बट एक्चुअल में नो वन रियली नोज़, रियली किसी को भी नहीं पता है कि टी जो है वो किसने इन्वेंट की, कहाँ से आई, बट लेजेंड्स काफ़ी सारे हैं, बहुत सारी कहावतें ज़रूर हैं इसके बारे में, कहानियाँ हैं। व्हाट लेजेंड्स, कैसी लेजेंड्स? उसके फ्रेंड पूछता है। वेल देयर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर, एक चाइनीज़ एम्परर के बारे में है, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो एक चाइनीज़ एम्परर जो हमेशा पानी को गर्म करता था उसको पीने से पहले। वन डे फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल into the water giving it a delicious flavor। तो एक बार क्या हुआ कि जो पानी गर्म हो रहा था उसमें कुछ पेड़ से कुछ पत्तियां टाइप की आकर के, ट्विग होती है स्मॉल ब्रांच ट्री, तो मतलब एक छोटा सा पेड़, उसमें से कुछ पत्तियां सी आकर के गिर गई उस पर जो पॉट था जिसमें पानी गर्म हो रखा था, बट है ना। और उसमें से जब उसमें वो चाय की पत्ती गिरी, पहले तो चाय की पत्ती नहीं थी, मतलब पहले तो कुछ पत्तियां थी, उनको पता नहीं था ना चाय क्या है, तो पत्तियां जब उस पानी में गिरी गर्म पानी में, तो उसका पानी का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो गया। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स, ऐसा कहा जाता है कि जो पत्तियां उस पानी में गिरी थी वो चाय की पत्ती थी। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। तो प्रांजल कहता है कि अच्छा ये बढ़िया स्टोरी है, तो एक और स्टोरी, और क्या स्टोरी है टी से रिलेटेड वो भी बताओ। तो वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, इंडियन लेजेंड मतलब इंडियन स्टोरी भी है एक चाइनीज़ के अलावा हमारे पास। बोधि धर्म एंड एंशियंट बुद्धिस्ट एस्केटिक। एस्केटिक कौन होते हैं? जो अपने में जैसे कि मान लो मग्न रहते हैं, मंक जिन्हें हम कहते हैं, है ना। और हाँ, जो स्कॉफ्ट है ना, स्कॉफ्ट का मतलब होता है टीजिंगली, मतलब एकदम से चिढ़ाते हुए प्रांजल बोलता है राजवीर से कि भाई मुझे और स्टोरी भी बताओ। तो वो इंडियन लेजेंड के बारे में बताता है। बोधि धर्म एक एंशियंट एस्केटिक थे, एक एंशियंट मंक थे, साधु कह सकते हैं। कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी। तो वो अपनी आईलिड्स काट देते हैं क्योंकि उनको नींद आ रही होती है। ड्यूरिंग मेडिटेशन, मेडिटेशन के समय उन्हें नींद आ रही होती है तो अपनी पलकें काट देते हैं। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड। तो उनकी आईलिड से 10 चाय के प्लांट मतलब उग जाते हैं। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। तो जब ये जो लीव्स थी इनको पानी में गर्म करते हैं और उनको पी लेते हैं तो जो नींद है वो बैनिश हो जाती है, मतलब दूर भाग जाती है, सेंड अवे होता है बैनिश का मतलब। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। टी सबसे पहले जो पी गई थी वो चाइना में पी गई थी। राजवी ने ऐड किया एज फार बैक एज 2700 BC। भाई इतने साल पहले जो है पी गई थी चाय चाइना में। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। तो जो टी है, चाय है, हम चाय बोलते हैं क्योंकि वो चाइना से आई है तो हम उसे चाय बोलते हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। यूरोप में सिर्फ 16th सेंचुरी में ही चाय पहुंची थी। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज अ बेवरेज। तो जो चाय है वो मेडिसिन की तरह, दवाई की तरह ली जाती थी, बल्कि एक बेवरेज की तरह। बेवरेज को कहते हैं लिक्विड ड्रिंक फॉर रिफ्रेशमेंट। बेवरेज होता है मतलब कि रिफ्रेश हो जाए हम, इसलिए कोई लिक्विड ड्रिंक पी जाती है उसको बेवरेज कहा जाता है। तो यूरोप में पहले इसको एक मेडिसिन की तरह लिया जाता था, ना कि एक बेवरेज के। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। तो ट्रेन जो है क्लैटर्ड, मतलब क्लैटर करने का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ निकालने लगती है, वहाँ पे जाके रुक जाती है जंक्शन पे। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। तो बॉयज़ अपने लगेज, अपना सामान उठा लेते हैं और जो क्राउडेड यानी कि जो भीड़ वाला प्लेटफॉर्म होता है उस पर उतर जाते हैं। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। तो प्रांजल के पेरेंट्स वहाँ पर वेट कर रहे थे उन दोनों का, बच्चों का। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखिया बारी। तो देखिया बारी कोई जगह है, उस तरफ वो लोग जा रहे थे। द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर। प्रांजल के जो फादर जिस टी गार्डन को मैनेज करते हैं उसकी तरफ अब ये लोग जा रहे थे। एन आवर लेटर द कार वीड शार्पली ऑफ द मेन रोड। तो कुछ देर बाद ही जो कार है वो वीड शार्पली, वीड का मतलब होता है टुक अ शार्प टर्न, काफ़ी तेज़ी से टर्न लेती है। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देखियाबारी टी एस्टेट। तो वो कैटल ब्रिज होता है अ ब्रिज दैट कैटल कैन नॉट क्रॉस। तो ऐसा ब्रिज होता है जो कैटल क्रॉस नहीं कर सकती, फिर उसे कैटल ब्रिज कहते हैं, है ना। तो वो देखियाबारी टी एस्टेट में पहुंच जाते हैं। एस्टेट होता है कोई भी लार्ज, कोई भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को एस्टेट कहते हैं। ऑन द बोथ साइड्स ऑफ ग्रेवल रोड, ग्रेवल जो होता है वो होता है छोटे छोटे पत्थरों की रोड की साइड में, वर एकड़ अपन एकड़ ऑफ टी बशेस। तो मतलब आप सड़क के किनारे एकड़ों में, मतलब बहुत ही लार्ज एरियाज में जो टी बशेस थे मतलब चाय के मैदान थे पूरे। ऑल नीटली प्रून्ड
टू द सेम हाइट, तो मतलब बिल्कुल प्रून किया हुआ था उनको। प्रून का मतलब होता है कट किया हुआ था, बिल्कुल सेम हाइट, बिल्कुल बराबर बराबर उनकी लेंथ बना रखी थी टी की। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, प्लक करने का मतलब होता है पुल करना या फिर खींचना। जो टी प्लकर्स थे ना विद बेम्बू बास्केट, जो टी निकालने वाले लोग थे या फिर है ना टी तोड़ करके आगे ले जाने वाले, उनके पास बेम्बू की बास्केट थी। उनके बैक पे वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, तो जो नए नए पत्ते उग रहे थे उनको वो जो लोग जिन्होंने बेम्बू की बास्केट अपने कंधे पर कमर पर रख रखी थी, प्लास्टिक का एप्रन पहन रखा था, वो चाय पत्तियों को तोड़ रहे थे। प्रांजल's father slowed down to allow a tractor pulling a ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, तो प्रांजल के फादर जो हैं वो रुक गए ताकि वो जो ट्रैक्टर जिसमें टी लीव्स थी वो पास हो सके। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, ये जो सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड है जब उगते हैं टीज, इजंट इट मिस्टर बरूना, राजवीर सेड, तो राजवीर कहता है कि मिस्टर बरुआ जो है ये, मतलब राजवीर मिस्टर बरुआ से पूछता है प्रांजल के फादर से कि जो सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड है ना, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड ईल्ड्स द बेस्ट टी, मतलब मई से जुलाई तक ये रहता है और बहुत अच्छी ट्री ईल्ड करता है, मतलब बहुत ही अच्छी टी से उगती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, तो वो कहते हैं तुमने अपना होमवर्क अच्छे से किया है, सब कुछ पता किया है टी के बारे में यहाँ आने से पहले। येस मिस्टर बारुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर, तो वो कहते हैं हाँ, राजवीर कहता है मैंने काफ़ी कुछ होमवर्क किया है, काफ़ी कुछ पढ़ा है टी के बारे में, बट मैं टी के बारे में और भी बहुत कुछ आगे भी जानना चाहता हूँ जब तक मैं यहाँ पर रहूँगा। तो ये 7th चैप्टर जो था इसकी तीनों की तीनों स्टोरीज अब हमने देख ली हैं, वर्ड मीनिंग्स के साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमने किया है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।